हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं इकाई 1 द्रव्य एवं व्यवहार। बच्चों, यह क्लास 9 के विज्ञान के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ नामक चैप्टर को लेके आए हैं। यदि आप इसके बाद वाले चैप्टर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर क्या है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, पहली हेडिंग क्या है, पदार्थ एवं द्रव्य। तो बच्चों आइए हम यहाँ देखते हैं पदार्थ और द्रव्य होते क्या हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी बारे में बताएं कि पदार्थ क्या होते हैं तो हम क्या बताएंगे आप लोग। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं बेटा, द्रव्य या पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिसमें भार होता है। तो क्या लिखोगे इसमें, द्रव्य, ठीक है, या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ वह हैं जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं, ठीक बेटा, जो स्थान घेरते हैं और उसमें क्या होता है, ठीक बेटा, स्थान घेरते हैं तथा उसमें भार होता है, तथा जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है, ठीक बेटा। तो द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरते हैं जिसमें भार होता है, उन्हीं को हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। इतना समझ में आया। उदाहरण में आइए देख लेते हैं बेटा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, उदाहरण में जैसे मेज, कुर्सी, ये सब क्या है बेटा, ये सब पदार्थ है। पत्थर और वृक्ष, मिट्टी, बर्तन, जल, ये हो गया बेटा ना। वायु और भी हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब पदार्थ हैं। इसके बाद बेटा एक नोट हम बताने जा रहे हैं। ये नोट में हम क्या बताने जा रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। ये नोट ये कह रहा है कि भारत के, देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। अब ये कौन कौन से तत्व होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये पंचतत्व है, ये पंच तत्व हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बेटा। पहला आपका हो गया वायु, दूसरा हो गया पृथ्वी, और तीसरा आपका हो गया अग्नि, और चौथा हो गया जल, तथा पांचवा हो गया आकाश। ये है बेटा। और एक बात आप बता दें, इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। समझ में आ गया बेटा। अब थोड़ा सा और देख लेते। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब देखिए, इन्हीं के अनुसार, समझ में आया, पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। चलिए बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम कुछ हेडिंग देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर अगली हेडिंग है पदार्थ कणों की विशेषताएं। इनकी विशेषता क्या है, आइए बच्चों इसको हम देखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पदार्थ के, ठीक बेटा, पदार्थ के सभी कणों की कुछ विशेषता होती है, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं या होती हैं। जैसे आप लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। नंबर 1, पहली विशेषता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या, रिक्त स्थान होता है। पहली विशेषता ये है बेटा, इनके कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा पॉइंट इनका ये है कि पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं या
नियंत्रण गतिशील होते हैं, नियंत्रण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। एक तो ये हो गया है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है, आइए भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये कह रहा बच्चा, पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे कुछ पॉइंट को और देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है हेडिंग भार तथा द्रव्यमान, वेट एंड मास। बच्चों हम ये देखेंगे भार क्या होता है। पहले हम भार की परिभाषा को देखेंगे, ठीक है, फिर इसमें अंतर भी इनके लिखेंगे। देखिए बेटा, जिस बल से, मेरी बात समझिएगा, इसकी परिभाषा हम लिख रहे हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसका भार, ठीक है बेटा, वह उसका भार कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उसका भार कहलाता है। ठीक है। अब एक बात और बता दें, अलग अलग जगहों पर देखिए, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे भार अलग अलग भी हो सकता है, याद रखना बेटा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, यह अलग अलग स्थानों पे अलग होता है, यह अलग, समझ में आया बेटा, यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समझ में आया? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये हो गया बेटा। अब आइए हम आगे देखते हैं इनका दूसरा भार के बाद क्या आता है, द्रव्यमान। आइए बेटा, अब हम द्रव्यमान की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए बेटा, द्रव्यमान, ठीक है। अब द्रव्यमान की पहले हम परिभाषा समझेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आइए देखिए बेटा, द्रव्यमान क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए बेटा, किसी वस्तु में उपस्थित, समझ में आया बेटा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण, ठीक है, को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ये तो होगा इसकी परिभाषा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे, अब देखिए बेटा, यह सभी स्थानों पर या अलग अलग स्थानों पर समान होता है। यह सभी स्थानों पर लिख दे रहे हैं, सभी स्थानों पर, तो बेटा ये भी है स्थान ना, यह सभी स्थानों पर समान होता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसे बेटा M से प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद एक और हेडिंग, अब अगली हेडिंग ये है बेटा,
कि इन दोनों में संबंध, बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। क्या? द्रव्यमान और भार में संबंध, द्रव्यमान और भार में संबंध। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इसका संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए एक फार्मूला होता है W बराबर, क्या होता है बेटा? W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg। फार्मूला क्या होता है बेटा? W बराबर mg। अब आपको पता है W क्या है, जैसे ये भार हो गया, ठीक। M क्या है? ये द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान। अब उसके बाद G क्या है? इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपके स्क्रीन पर है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक। हाँ, अब देखिए ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, एनर्जी होता है ना, करते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, अभी एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं, एक सूत्र है जो है संबंध है द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, जिसे बेटा आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण भी बोलते हैं, ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी बोलते हैं। ये होता है E बराबर mc²। ये एक ऐसा समीकरण होता है जो द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में हम बदल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको जैसा कि पता है, क्या पता है? E ऊर्जा होता है। क्या होता है बेटा? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? कि किलोग्राम। ये तो आपको पता है बेटा ना। अब इसके बाद यहाँ हम समझते हैं कि ये जो C है, C क्या होता है बेटा? C होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल होती है, याद कर लो कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है। इसी को हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर को सेकंड में होती है, मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10⁸ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये याद रखना बेटा ना। अब किलोमीटर में बदलोगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब उसमें लिख सकते हैं 3 × 10⁻1000 से जब भाग देंगे किलोमीटर बदलने के लिए, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये सब वैल्यू होती है लाइट की। ठीक बेटा। हाँ, तो आप यहाँ वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, आयतन और घनत्व। चलिए पहले हम हेडिंग को क्या देखते हैं? आयतन। आयतन क्या होता है? पहले हम आयतन को पढ़ते हैं। आयतन। आइए बच्चों, तो बच्चों इसकी हम डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, थोड़ा पहले समझ लो। देखिए आयतन की डिफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरती है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, ठीक है, उसे उसका आयतन कहते हैं। उसे उसका आयतन कहते हैं। उसे उसका क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं।
आप समझिए बेटा, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक घन मीटर होता है। क्या? घन मीटर को बेटा हम लोग मीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद देखिए इसका फार्मूला हम देखते हैं बेटा। आयतन का वैसे नॉर्मल फार्मूला क्या है? मेरे कहने का मतलब बेटा अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे बेलन है तो बेलन का आयतन ना, और घनाभ है घनाभ का आयतन, सबका तो आयतन अलग अलग होता है। एक हम यहाँ पर फार्मूला बताने जा रहे हैं जो नॉर्मल होता है, आयतन बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व। यहाँ पर जो होता है आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, एक ये फार्मूला है, ठीक है बेटा। पहले हम अभी घनत्व की भी परिभाषा हम देखेंगे, ठीक है। अब आयतन का दो मात्रक हो गया, एक तो आप ये भी जैसे एक ये लिखे हो घन मीटर, अब एक इससे भी लिख सकते हो क्या, देखो किलोग्राम, और इसका जब रखोगे रखने के बाद घनत्व ही आएगा, समझ में आया। जब अभी रखोगे जैसे इसका किलोग्राम होता है और घनत्व का मात्रक क्या होता है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना। तो ये हो गया, फार्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए हेडिंग क्या है, घनत्व है। आइए घनत्व की भी परिभाषा देख लेते हैं। घनत्व की परिभाषा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये समझो। देखिए बेटा घनत्व की परिभाषा लिखने के लिए इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इसका फार्मूला पता है तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं ना। घनत्व की फार्मूला क्या होता है, देखो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसका पहले हम डिफिनेशन ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब इसका फार्मूला आपको पता ही चल गया बेटा घनत्व का। अब इसके बाद हम देखेंगे घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए बेटा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है प्रति, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब ना। यहाँ पर घन मीटर क्यूब लिखा था ना, तो ये हो गया घनत्व का मात्रक। बच्चों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, वो आप क्लिक करके केवल देख सकते हैं। चलिए बच्चों अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, द्रव की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आइए इसमें देखते हैं बेटा, इसमें हम क्या लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, द्रव की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। क्या लिखेंगे बेटा, द्रव के तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, आइए देखते हैं। पहला ठोस मतलब सॉलिड जिसे कहते हैं। दूसरा द्रव जिसे लिक्विड कहते हैं। क्या बेटा, ये लिक्विड हो गया। और तीसरा गैस होता है। क्या होता है, गैस, ठीक है। अब आइए इन सभी की डिफिनेशन को हम बारी बारी से देखते हैं। पहले हम नंबर में हेडिंग है ठोस। पहला मेरी हेडिंग क्या रहेगा,
ठोस। पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या कह रहा है, पहले आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद सारी कहानी को समझ। ठोस में हम ये लिखेंगे बेटा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें, देखो बेटा, इसमें पदार्थ की आयतन व आकार, क्या बेटा, आयतन और आकार निश्चित होता है। देखो इसमें पदार्थ की आयतन और आकार निश्चित होता है बेटा। क्या होता है? निश्चित होता है। इतना समझ में आ गया ना? इतना जब पदार्थ की, देखो इसमें पदार्थ की क्या आयतन और आकार निश्चित होता है, तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। या तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, जब पदार्थ की आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक बेटा, जब पदार्थ की आयतन और आकार निश्चित होता है तो उसे ठोस अवस्था में कहते हैं। तो भी लिख दो ना, तो उसे ठोस अवस्था में कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण में जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि और भी हैं। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग जो हमारा है वो है द्रव। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें वही लिखेंगे जो इसमें लिखा, बस इसमें क्या है ना, जब पदार्थ की आयतन तो निश्चित होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है। इसमें क्या है, जब पदार्थ की आयतन निश्चित हो, लेकिन आकार अनिश्चित हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? तो उसे द्रव अवस्था में कहा जाता है, या तो उसे द्रव कहते हैं। ये भी समझ जाओ बेटा ना, तो उसे द्रव अवस्था में कहा जाता है, अवस्था कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। इतना समझ गए? आइए उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण में हम लिख सकते हैं जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल तथा पारा। ठीक है, आदि। ये हो गया। आइए एक और हेडिंग देखते हैं। अब हम तीसरी हेडिंग है बेटा गैस। अब गैस की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी बात देखिए बेटा, गैस की डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, जब पदार्थ की, इसी में हो जाएगा, जब पदार्थ की आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों निश्चित नहीं होते, मतलब अनिश्चित होते हैं, तो उसे गैस अवस्था में कहते हैं। तो उसे गैस अवस्था में कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लो बेटा। उदाहरण इसी में बता दे रहे हैं। जैसे उदाहरण आप लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल, आप वायु हो गया ना, नाइट्रोजन हो गया, N2 नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। वायु में बेटा बहुत सारी गैसें मिली होती हैं ना। उसके बाद हाइड्रोजन गैस,
और NH3 अमोनिया गैस। ठीक है, ये सब क्या है, द्रवावस्था में आदि। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब लेके आए हैं ठोस अवस्था की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या लिखेंगे, इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताएं पाए जाते हैं। नंबर 1, आइए बच्चों पहले नंबर 1 लिखते हैं। नंबर 1 में ये लिख सकते हैं, जो निम्न विशेषताएं पाई जाती है कौन कौन सी हैं। पहला उसका अभी बताया था ना, इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। इनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं, और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये पहली विशेषता है जो कि आप जान गए हैं। ठीक है, यहाँ बेटा नीचे था तभी उसको दूर कर दिया, वरना मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाता। दूसरा पॉइंट ये था, इनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। इनके गलनांक, बेटा गलनांक क्या होता पता है आपको, देखो जब कोई पदार्थ जिस टेम्परेचर में गलने लगे उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक में जिसमें वो भाप बन जाए ना, हाँ, तो इनके गलनांक और क्वथनांक इनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप से ना, कमरे के ताप से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। पहला पॉइंट। अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ गए बात, नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे गैस को कर सकते हैं हम किसी उस सिलेंडर में भरकर। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट इनका। चौथा पॉइंट ये है बेटा, ठोसों में कणों के बीच अधिक आकर्षण बल होता है, या इनके कणों के बीच अधिक आकर्षण बल होता है। याद रखना बेटा, इनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है। इतना समझ में आ गया। अब आइए पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है बेटा, इनमें विसरण द्रव गैस की अपेक्षा कम होता है। विसरण क्या होता है बेटा, अभी हम आपको ये भी लिखाने वाले हैं। विसरण होता क्या है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं थोड़ा सा डिफिनेशन। विसरण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों जब एक दूसरे में मिल जाते हैं एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। समझ में आया बेटा। चलो, विसरण जो होता है इसमें द्रव और गैस की, देखो ठोस को मिला होगा तो आप अलग कर सकते हो, लेकिन द्रव और गैस को मिलाने जल्दी आप अलग नहीं कर सकते, उसमें एक मिश्रण बन जाता है ना। इसमें विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होता है बेटा, तथा गैसों के अपेक्षा कम होता है, अपेक्षा कम होता है। तो बच्चों अगर इसमें तीनों की विशेषता लिख दें, यही आपका हो जाएगा तुलना। द्रव की ठोस या द्रव की गैस में तुलना हो जाएगी। ये तुलना भी एक प्रकार का है, अगर देखा जाए कम होता है। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला देखते हैं। इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो द्रव की विशेषता हो जाएगा। अभी मेरे पास दूसरी हेडिंग है, जो ये ठोस है, यहाँ क्या कर देंगे आप, द्रव अवस्था की विशेषताएं। तो इसमें भी निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता, इनके आयतन और आकार, बेटा एक निश्चित होता है एक अनिश्चित होता है। देखो इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो मेरे ये कहने का मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, आयतन जो होता है ये निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इनके आयतन निश्चित
तथा आकार अनिश्चित होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया बेटा। अब दूसरा इसी में समझते हैं। दूसरा है इनके गलनांक तथा क्वथनांक कक्ष ताप से ना कक्ष ताप से भी अधिक होते हैं, इनके भी अधिक होते हैं। चलो ये पॉइंट सेम था पूरा। तीसरा बेटा इन्हें संवेदित नहीं किया जा सकता है, जैसे गैस को हम लोग सिलेंडर में भरते वैसे, ठीक है। अब इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कम होता है। लो बेटा हमने मिटा दिया, इसमें लिख दे रहे हैं कम होता है। इसमें विसरण द्रव, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे बेटा? इसमें विसरण तीव्र गति से होता है, ठीक है। चलिए बेटा इसमें विसरण तीव्र गति से होता है, विसरण तीव्र गति से होता है। तो बच्चों मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। अब ये किसकी डिफिनेशन हो गई? द्रव अवस्था की। अभी थोड़ा सा और चेंजिंग कर देंगे, गैस की हो जाएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम गैस अवस्था की विशेषताएं देखते हैं आगे। तो पहला इसमें लिखोगे इनके निम्न विशेषताएं होती हैं, इनके या इनमें इनके निम्न विशेषताएं होती हैं, इतना तो लिखोगे ही लिखोगे। विशेषताएं होते हैं या पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी चीज़ समझने की है ये। पहला पॉइंट आपका है नंबर 1, इनका आयतन और आकार अनिश्चित होता है। बेटा याद रखना, इनके आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से, बच्चों इनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक, इनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। कमरे के ताप से तुलना हो रही ना, ठोस से तो कम होते हैं लेकिन कक्ष ताप से अधिक होते हैं, रूम टेम्परेचर। तीसरा, इसे संपीड़ित किया जा सकता है, इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन द्रव गैस को, द्रव ठोस को नहीं, ठीक है। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट इनका है, क्या है बेटा? चौथा पॉइंट ये इनका, इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, मतलब द्रव से कम होता है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है, द्रव से कम होता है, ठीक। एंड पांचवा पॉइंट, इसमें विसरण द्रव से अधिक होता है, है ना। इसमें विसरण द्रवों से अधिक होता है, द्रवों से अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक बेटा। मेरी वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।